I'm Jyoti Rai. Today I'm joined by a very special guest, Sandeep Bagla, CEO, Trust Mutual Fund, board member of MFI with 30 years of experience in Indian financial markets. Sandeep joins us to talk about Trust MF Small Cap Fund, the NFO starting on 11th October, closing on 25th. In this interview, we will be discussing the length, breadth, depth of small cap investment philosophy of the fund and what makes this fund really tick. Thank you, Sandeep, for joining in this interview. Hi, Jyoti. Good to be here. Yes, I'm sure it is one of your favorite topics to talk about when it's about spotlighting opportunity. So चलो हम आपसे बात करते हैं spotlighting of opportunity. Your latest mutual fund जिसका NFO आने वाला है 11 अक्टूबर को and I think 25th अक्टूबर तक जो एक ओपन एंडेड रिटेल फोकस्ड फंड है इस वक्त इस मार्केट हाइस पे ये फंड वाई ऐसा क्या खास है? सो ज्योति, हमारा जो नया फंड आने वाला है उसका नाम है ट्रस्ट एमएफ स्मॉल कैप फंड। अब स्मॉल कैप जब हम बोलते हैं कई बार तो हमें लगता है कि स्मॉल कैप बहुत छोटी कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। क्या हुआ है कि सेबी ने डिफाइन किया है कंपनीज को, जो सबसे बड़ी लार्ज कैप कंपनीज हैं, 100 सबसे बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में, केवल उनको हम लार्ज कैप कह सकते हैं। नेक्स्ट 150 जो कंपनियां हैं मार्केट कैप के हिसाब से, उनको हम मिड कैप कहते हैं। और उसके बाद 4, 4.5, 5,000 कंपनियां हैं इंडिया में जिनको हम स्मॉल कैप कहते हैं। तो स्मॉल कैप का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत छोटी कंपनियां हैं। जो सबसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनी है, ये हो सकता है कि उसका मार्केट कैप, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 35 से 40 हज़ार करोड़ है। माय गॉड। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। टेक्निकली स्पीकिंग ये कंपनी स्मॉल कैप है, लेकिन ये कंपनी एक्चुअली काफ़ी बड़ी है। अपने इंडस्ट्री की लीडर्स हैं या पोटेंशियल लीडर्स हैं, और इनका एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, बहुत स्टेबल बिजनेस मॉडल है। तो स्मॉल कैप का मतलब ये नहीं कि बहुत छोटी कंपनियां हैं। स्मॉल कैप एक टेक्निकल डेफिनेशन है कि इंडिया की ग्रोथ इतनी हो रही है कि इंडिया में बहुत सारी कंपनियों की हमने देखा है ग्रोथ पाथ बहुत स्ट्रांग है और उनका मार्केट कैप भी बढ़ रहा है, लेकिन वो स्टिल 251 से लेके 4,500 में है। तो इतना बड़ा सेट है इन्वेस्टर्स के लिए चूज करने के लिए, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हम केवल इन्हीं कंपनियों के माध्यम से हम उनको उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन सेक्टर्स में जो बहुत हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं। स्मॉल कैप हम इसलिए लेके आ रहे हैं ट्रस्ट एमएफ स्मॉल कैप फंड, बिकॉज हमें बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। एंड वाइल यू आर राइट कि मार्केट्स आर हिटिंग ऑल टाइम हाई, it is basically a testimony to India's growth and companies' growth, specifically the growth in companies' volumes and in their profitability. Okay. तो कंपनी का अगर मुनाफा होगा, कंपनी के मुनाफे में ग्रोथ होगा, तो there are a lot of opportunities, and which is why markets are hitting all time high. And just because markets are hitting all time high does not mean that we should be scared. We should be looking at the growth, and अगर growth है तो मार्केट चलता रहेगा। Thank you, Sandeep, for giving such a good zoom in to simplifying to how to look at the small cap. कि small cap नाम है, वो एक category है, but उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उनका potential small है. That brings me to the next question. Potential बहुत है, markets all time high है. ये market में invest करने का ठीक time है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक टाइम है। क्योंकि हम जो ग्रोथ देख रहे हैं इंडिया की, वो आज 1 साल या 2 साल के पर्सपेक्टिव से खाली देखना सही नहीं होगा। आप देखिए 10 साल 15 साल की जो मार्केट की ग्रोथ आएगी इंडिया में, हमारा जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आज हम जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है हमारी, इसमें काफ़ी बढ़ावा होगा गोइंग देयर फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो लोग, नए लोग आएंगे, वर्किंग क्लास में घुसेंगे, कंज्यूम करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, सेव करेंगे। सो मार्केट में बहुत ग्रोथ आएगा। हम जो 20 साल पहले मार्केट साइज देख रहे थे और आज जो देख रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर सिस्टमेटिकली आप इन्वेस्ट करते जाएं थ्रू सिप्स और थ्रू लमसम, long term है, एंड यू आर इन्वेस्टेड फॉर 5 to 10 years, you are assured of growth in, through the equity market. You are able to participate in the growth of the Indian markets. और ऐसी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो आप लार्ज कैप या मिड कैप के थ्रू इन्वेस्ट नहीं कर सकते।
हाँ, जैसे कि इंडिया की जो सबसे बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, राइट, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो आरटी एजेंट हैं, जो आपका डिपॉजिटरीज हैं, यस, ये ऐसी कंपनीज हैं, जो कॉफ़ी एक्सपोर्टर्स हैं, लग्जरी वॉच डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वाओ, ऐसी बहुत सारी सेक्टर्स और कंपनीज हैं जो आपको दिख रहा है कि भाई इसमें ग्रोथ है, लेकिन आप खाली लार्ज और मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें से आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, सी आज हमारा काम ये होता है कि इन्वेस्टर्स को जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज हैं जहाँ पे हमको विजिबिलिटी है कि उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, और ये प्रॉफिट केवल 1-2 साल के लिए नहीं, लंबे वक्त के लिए बढ़ता रहेगा, हम वैसी कंपनीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज़ हमें स्मॉल कैप फंड में सबसे ज़्यादा दिख रही हैं, which is why we are recommending, we are coming out with this fund, the small cap fund, Trust Mutual Fund Small Cap Fund. no, thanks Sandeep again. बट अगर हम देखें कि एक अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनका टाइम होराइजन ऐसा है कि उनके लिए हाइज एंड लोज शुड नॉट मैटर. वी डोंट थिंक दैट मार्केट्स हैव पीक्ड, राइट? अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो कह रहे हैं कि स्मॉल कैप्स में भी नहीं आना चाहिए, इसलिए कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स आर कमिंग इन. उस पर आपका क्या कहने का है कि एक तरफा एडवाइस ये है कि स्मॉल कैप्स पे नहीं आगे कुछ और में आइए, और स्मॉल कैप्स भी बहुत रैली कर चुके हैं. व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव? ये एक आपने बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है. मुझे भी डिस्ट्रीब्यूटर्स कई बार कहते हैं कि स्मॉल कैप, बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो कह रहे हैं कि स्मॉल कैप में शायद अभी सावधानी बरतने का टाइम है. एट द सेम टाइम थीमेटिक फंड्स भी आ रहे हैं, सेक्टोरल फंड्स भी आ रहे हैं. तो आप ज़रा सोच के देखिए, अगर कोई फंड आता है जो कहता है कि डिफेंस में इन्वेस्ट करेगा या मैन्युफैक्चरिंग में करेगा, वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा? वो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, डिफेंस में करेगा, जिसमें 90% ऑफ कंपनीज आर स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप कंपनीज हैं. तो वो आपको एक स्मॉल कैप फंड ही बेच रहा है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो केवल एक इंडस्ट्री या एक सेक्टर या एक थीम के स्मॉल कैप फंड बेच रहा है. हम जो ऑफर कर रहे हैं वो हम ऑफर कर रहे हैं एक डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप फंड, जिसमें हमारे फंड मैनेजर को ये आज़ादी रहेगी कि डिपेंडिंग ऑन ग्रोथ, investors can invest across the small cap funds of different themes and different categories and different industries. So आज आप देखेंगे थीमेटिक फंड्स बहुत पॉपुलर हो गए. वो कुछ नहीं है, वो स्मॉल कैप फंड ही है, लेकिन एक डिफरेंट रैपर में है, एक डिफरेंट पैकेजिंग कर दी गई है उसकी. जी हाँ. इसमें ये भी कहना ठीक होगा, जब मैं भी इन्वेस्टर्स अपनी कम्युनिटी से बात करती हूँ, उसमें ये ज़रूर निकल के आता है कि एक लार्ज फंड, एक फंड बहुत बड़ा बन जाए तो एक वो डेटरेंट बन जाता है उसी सेक्टर के लिए फॉर देमसेल्फ. सो इज इट ऑल्सो बिकॉज सम फंड्स हैव ग्रोन टू बिग एंड टू लार्ज एंड हेंस दैट कुड बी अ डेटरेंट फॉर देम टू टेक फर्दर एक्सपोजर्स? ऐसा आप कह सकते हैं. अगर कोई स्मॉल कैप फंड 30-40 हज़ार करोड़ का हो गया है, तो उसको मैनेज करने की उसका जो तरीका है, उसकी जो स्ट्रैटेजी है, वो काफ़ी डिफरेंट होगी. फॉर एग्जांपल, अगर आपका फंड 40,000 करोड़ का है और आप 1% भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी कंपनी में, तो आपको 400 करोड़ का स्टॉक खरीदना पड़ेगा उस कंपनी का. वो शायद आपको मिले नहीं, शायद उसकी लिक्विडिटी भी उतनी ना हो, शायद उसका फ्री फ्लोट ना हो, लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में अगर 1-2 हज़ार करोड़ का फंड है, उसको 1% खरीदना है, तो आप 20 करोड़ से भी आप उस कंपनी में एक्सपोजर ले सकते हैं, मीनिंगफुल एक्सपोजर ले सकते हैं. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो छोटे फंड कर सकते हैं, स्पेशली इन स्मॉल कैप जहाँ पे फ्री फ्लोट कम होता है, वो बड़े फंड नहीं कर सकते. So even if you have exposure to small cap funds in a large company, in a large scheme, you might as well complement it by taking exposure to a small cap fund of a smaller mutual fund. Right. Because you are getting very different exposures. Right. आपने बहुत अच्छी बात बताई इसमें कि जो आपका सेक्टर्स एक्सपोजर है, स्टॉक एक्सपोजर है, वो बड़ा नाप तोल के लिया जाता है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट द परफॉर्मेंस, द अवेलेबिलिटी, लिक्विडिटी, फ्लोट एंड लॉट ऑफ अदर पैरामीटर्स. संदीप, आपके यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन कैसे होती है? सेक्टर बहुत बड़ा है, पोटेंशियल इतना बड़ा है, सो एंड आपने जो आपका जो ये फंड है वो बहुत इट्स अ फुल
लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द इन्वेस्टर्स बिकॉज आप रिस्ट्रिक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं कर रहे हैं। और आपने बताया कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो फ्यूचर फॉरवर्ड बहुत अमेजिंग हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं जो इस स्मॉल कैप यूनिवर्स से ही निकल के आ रहे हैं। So my question to you is how do you do selection from this whole universe of stocks? कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए डिस्टिंक्ट हैं आपके फंड हाउस के लिए। तो देखिए हमारे प्रमोटर हैं उत्पल सेठ, जो राकेश झुनझुनवाला रेयर एंटरप्राइज के सीईओ रह चुके हैं। काफ़ी लंबा उनका एसोसिएशन है विद रेयर एंटरप्राइजेज इन राकेश झुनझुनवाला जी। सो उनकी जो विजडम है 20-25-30 सालों की, हमने उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। उसको हम कहते हैं टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग। टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है कंपनी की, उसकी वैल्यू हम देखते हैं कि सी मार्केट में क्या होता है, कई बार बहुत नॉइज़ होती है, बहुत न्यूज़ फ्लोज होते हैं, उनका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म का होता है। हम देखना चाहते हैं कि जो कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसी करेगी। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि हम 3-4 चीज़ें देखते हैं कि उससे लॉन्ग टर्म टर्मिनल वैल्यू कंपनी की बढ़ रही है कि घट रही है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मेगा ट्रेंड ऐसी चीज़ होती है जो बिकॉज ऑफ चेंजेस इन सोसाइटी बिहेवियर प्रेफरेंसेस एक ट्रेंड बनता है जो 25-30 सालों तक चल सकता है और जिसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें हमारी फाइनेंशियल मार्केट इंडस्ट्री में, पहले लोग सेविंग करते थे एफडीज में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, बट लोगों को अब से समझ में आ गया है कि गिवन द इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, ग्रोथ इक्विटी मार्केट में ज़्यादा है, वहाँ से आप ज़्यादा कमा सकते हैं। तो लोगों ने अब आप क्लियरली देखेंगे कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं। इसके कारण क्या हुआ है, जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको फ़ायदा हुआ है, जो म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको फ़ायदा हुआ है, आरटीएस को फ़ायदा हुआ है, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट्स, जो इन कंपनीज का डीमैट अकाउंट है, एनएसडीएल, सीडीएसएल, इस टाइप की जो कंपनीज हैं उनको फ़ायदा हुआ है, जो डिपॉजिटरीज हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को फ़ायदा हुआ है, ऐसी बहुत सारी वेल्थ मैनेजर्स को फ़ायदा हुआ है। ये सब कंपनियां बड़ी हो गई हैं। तो हम एक तो सबसे पहले मेगा ट्रेंड देखते हैं कि कंपनी मेगा ट्रेंड में है कि नहीं, तो उसका ग्रोथ निश्चित है और बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। दूसरी बात हम देखते हैं कि लीडरशिप कैसी है। अगर लीडरशिप स्ट्रांग है, हंग्री फॉर ग्रोथ है और उसमें डेप्थ है और उसको अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की क्षमता है, तो उस लीडरशिप पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, उस पर वेटेज देते हैं। और तीसरी चीज़ें हम देखते हैं, बहुत यूनिक चीज़ है, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, कंपनी इंटेंजिबल एसेट्स क्रिएट कर पा रही है कि नहीं। मार्केट वैल्यूएशंस आज पूरा इंटेंजिबल एसेट के भरोसे पे चल रहा है। इंटेंजिबल एसेट क्या है, ब्रांड इक्विटी, कस्टमर फोकस, कस्टमर आपके पास जुड़ रहे हैं कि नहीं, आपकी ब्रांड स्ट्रांग हो रही है कि नहीं, आपका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्या है। आप दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां देखें आज, उनका वैल्यूएशन इंटेंजिबल एसेट्स पे है। तो ये 3-4 प्रिज्म्स हम देखते हैं जिसके कारण हम जज कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ कितनी बकाया है, कितनी स्ट्रांग है और कितने लंबे समय तक चलेगी। इफ यू गिव मी 1 मिनट मोर, आई विल टेल यू एक और जो चीज़ करते हैं हम, ये तो टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग हो गई। हम ये भी देखते हैं कि कोई कंपनी अगर मेगा ट्रेंड पे नहीं हो शायद, लेकिन ये इंडस्ट्री स्ट्रांग चल रही है, ये कंपनी डोमिनेंट है और ये ऐसा काम कर रही है कि जैसे इसका ग्रोथ ज़्यादा होने वाला है नेक्स्ट 2 साल के लिए, तो हम उस पर फोकस करते हैं, उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं। जिस कंपनी में हमको विजिबिलिटी है फॉर लेट्स से द नेक्स्ट 2 years अर्निंग्स और उसमें हमको दिखता है एक्सेप्शनल ग्रोथ है, वो हमारी शॉर्टलिस्ट का एक हिस्सा बन जाता है। तो अगर हम स्मॉल कैप्स में देखें, 2000 करोड़ के ऊपर 800 कंपनियां हैं, उसमें अगर हम देखें कि आरओई किसका 15% से ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा है, वो करीब 400 कंपनियां हैं। इन कंपनियों में 400 कंपनियों में हम देखें कि 20% से कंपाउंडेड ग्रोथ फॉर द लास्ट 3 years कितनी कंपनियों का हुआ है, उसमें 200 कंपनियां हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हीं 200 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जो सेट है, जो यूनिवर्स है, जिन कंपनियों से हम चॉइस करेंगे, देयर इज़ अ वाइड सेट और इनका वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। Valuations are very reasonable, so we find a lot of opportunities in the market, and we एक तरीका है जिससे हम 4500 कंपनी से 200-300 कंपनियों पे आ सकते हैं जिनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छा रहा है और अच्छा रहने वाला है। वाओ, दिस इज़ अ ग्रेट इनसाइट संदीप। लिसनर्स, आपने अभी ये सुना संदीप से कि एक मेगा ट्रेंड को स्पॉट कैसे किया जाता है।
एक बहुत थॉट थ्रू इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है फंड हाउस की, जो आज से नहीं डेकेड से इस म्यूचुअल फंड के डीएनए में है, विच इज़ योर terminal value investing. I think the biggest point that you're trying to make here is the intangibles that will be added to the valuation, which is a brilliant way of spotting the next big. So that's where my next question is, big, what is it? Big in small. Gorilla. Okay, that animal spirit has finally come out. Why gorilla? And gorilla and small caps में मुझे वो क्या कंपैरिजन है क्या? देखिए, गोरिल्ला एक एनिमल जो होता है अमंग द अदर मंकीज, इट्स अ रेयर फॉर मे बी एवरी 100 मंकीज देयर इज वन गोरिल्ला. तो वो क्या कहते हैं ना कि हर फील्ड का एक स्ट्रांग आदमी होता है, एक डोमिनेंट प्लेयर होता है. तो हम देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारी फील्ड्स ओपन हो रही हैं जहाँ पे गिवन द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लॉट ऑफ कंपनीज आर गेटिंग बिगर एंड बिगर, लॉट ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल्स आर कमिंग. तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो कंपनी अपने फील्ड में डोमिनेंट हो जाए, उनको प्रॉफिट पूल का एक बड़ा हिस्सा मिले, इनकी ग्रोथ पाथ लंबी होती है. जैसे गोरिल्ला की जो लाइफ स्पैन होता है वो काफ़ी लंबा होता है कंपेयर टू अदर मंकीज. तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट के जो जंगल है, जो कंपनीज हैं, उसमें हम ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो काफ़ी बड़ी हो सकती है, जिनका पोटेंशियल बहुत ह्यूज है. और ये एक हमारी गाइडिंग फिलोसफी है कि हम वी आर स्पॉटिंग पोटेंशियल गोरिल्लास जो आज छोटी है लेकिन बाद में बहुत बड़ी हो सकती है. विच इज वाई द थीम लाइन फॉर दिस स्कीम दैट स्पॉटिंग बिग इन स्मॉल. हम छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जो बहुत बड़ी हो सकती है. इससे इन्वेस्टर को भी फायदा होगा, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को फायदा होगा और सबका भला हो. राइट. नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कॉम्बिनेशन देख के कि मैं जब नेक्स्ट टाइम स्मॉल कैप बुलाऊं, मैं शायद गोरिल्ला बुलाऊं. डू यू हैव अ गोरिल्ला फंड? दिस हैज़ अ पोटेंशियल टू बिकम अ सिनोनिम. बट आई लव द वे एंड बीइंग एन इन्वेस्टर माई सेल्फ एंड रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉल कम्युनिटी एंड प्रपोजिंग systematic investment plan long term from decades now. I get where you're coming from कि it's not just about investing. आप कहीं पे भी डाल दो, और ये इंडेक्सिंग नहीं है कि आपने इंडेक्स को फॉलो कर दिया और आप there is actual efforts being put in to identify the next gems, because as you say and as popularly said that tomorrow's listed giants will come from here, if it's not a tall statement to say, right? जी, I would like to say more. हमारी जो इन्वेस्टमेंट टीम है, वी हैव मिहिर वोरा. Right. Mihir has more than 30 years experience of actively following and investing in predominantly equity markets, also fixed income markets. तो हमारा CIO है, हमारे अदर फंड मैनेजर है आकाश मंगानी. ही इज़ अ वेरी यंग एंड एंथुजियास्टिक फंड मैनेजर. मैंने कई फंड मैनेजर के साथ काम किया है एंड आई कैन टेल यू जो हमारी इन्वेस्टमेंट टीम है, इट इज़ एज गुड एज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री. एंड उनकी जो इंथुजियाज्म है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है ऑफ फाइंडिंग आउट इंफॉर्मेशन, मीटिंग कंपनीज, यूजिंग ब्रोकर रिसर्च, ये एक देखने लायक काम है और वी आर वेरी हैप्पी. तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट की जो स्टाइल है, इट इज़ वेरी इंकरेजिंग एंड आई एम वेरी श्योर दैट इन्वेस्टर्स will have a very good experience and distributors will have a very good experience with our fund house. जहाँ पे growth है वहाँ risk है. How do we manage risk and risk management as an investor? If I am allocating something, how do I manage my risk? देखिए, आपको जैसे अगर मैनेज करना है तो उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं. एक तो आप अपना पैसा फिक्स्ड इनकम या डेट, इसमें कुछ पैसा रखिए और कुछ पैसा इक्विटी में रखिए. बिकॉज इक्विटी मार्केट कई बार एक्सटेंड हो सकता है, कई बार पीरियड्स आ सकते हैं जहाँ पे प्रॉफिट ना बने, जहाँ पे शायद मार्केट वैल्यू घट जाए, ये भी हो सकता है. Right. आपको अपने पोर्टफोलियो को, जो आपका फैमिली पोर्टफोलियो है, उसकी वैल्यू में वॉलेटिलिटी कम करनी चाहिए. Right. Okay. उतार चढ़ाव कम हो, ग्रोथ हो, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरे भी नहीं. Right. ये जो स्टेबिलिटी है वो आपको आएगी फिक्स्ड इनकम से. फिक्स्ड इनकम क्या होता है? आपने कहीं भी पैसा लगाया जहाँ पे आपको एक फिक्स रिटर्न मिल रहा है. फॉर एग्जांपल, बैंक में आपको 7 से 8% का रिटर्न मिल जाएगा. अब 7 से 8% कम है कि ज़्यादा है? अगर इन्फ्लेशन 4.5% है तो आपको 2.5 से 3% ज़्यादा एक बैंक FD या म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट या इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा.
तो आप ये देखिए पहले कि आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है उसमें कितना हिस्सा ऐसी में है जो इक्विटी मार्केट से लिंक नहीं है। राइट, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो सकता है, पीपीएफ हो सकता है, पीएफ हो सकता है, एफडी हो सकता है, म्यूचुअल फंड के फिक्स इनकम स्कीम्स है वो हो सकती हैं, डायरेक्ट बॉन्ड्स हो सकते हैं। इससे आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। आपको स्टेबिलिटी क्यों चाहिए? बिकॉज आपके फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, राइट, आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। देयर कुड बी सो मेनी फाइनेंशियल गोल्स दैट यू वांट टू अचीव, एंड कुछ पोर्शन आप इक्विटी में रखिए। राइट, जब मार्केट तेजी में होता है तो हमारा एसेट एलोकेशन इक्विटी की तरफ चला जाता है, उसका रुझान इक्विटी से चला जाता है। राइट, अब आपको पीरियोडिकली अपना एसेट एलोकेशन अपने रिस्क के हिसाब से आपको उसको ठीक करना चाहिए, और रीबैलेंस, उसके लिए रीबैलेंस करना चाहिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह लें, जी, बिकॉज वो इस मार्केट में हैं, उनको पता है कि कितने टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, टैक्सेबिलिटी कैसी है, लिक्विडिटी कैसी है। ये सब मद्देनजर रखते हुए आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहें पीरियोडिकली, राइट, और एक हिस्सा, एक काफ़ी बड़ा हिस्सा आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में रखें, जिससे आपको रेगुलर इनकम आती रहे और वैल्यू ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो। नो, एक बहुत ही बेहतरीन व्यू आपने दिया है विद रिगार्ड्स टू एन इंडिविजुअल लाइक मी जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने सुना संदीप से कि सबसे पहले रिस्क प्रोफाइलिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन, ऑफ कोर्स रीबैलेंसिंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्पीक टू अ रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर। एंड आपको अपना एसेट एलोकेशन बना के रखना। राइट, दूसरा मुझसे आपसे पूछना था, और आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट एम्फसाइज किया था अपनी कॉन्वर्सेशन में कि जो एक शिफ्ट हुई है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स की, मैं उस पॉइंट पे वापस जा रही हूँ बिकॉज ये इस पे भी डिपेंड करता है कि अभी एफडीज़ के फेवरेट्स नहीं रहे, एंड देयर हैज़ बीन अ डिस्कशन दैट फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स हैज़ बीन अ बिग टेक्टोनिक शिफ्ट फॉर जिसके बेनिफिट्स आपने बताए, that how the whole ecosystem benefits when the inflows come consistently from the domestic participants. The future forward of this financialization and uska impact on good price discovery or stock selections or fund as a whole. Inflows, of course, inflows, I mean, a lot of people are choosing to invest in SIPs rather than keeping money in FDs. बिकॉज ये सामने है, जैसे आपने बताया कि आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स देखेंगे तो इक्विटी एसेट क्लास इनहेरेंटली बहुत ही इट हैज़ इट्स पोटेंशियल। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स जो हुआ है, पीपल मूविंग इनटू मोर म्यूचुअल फंड्स विद बिग, आज अगर हम ग्लोबल पैरामीटर्स देखते हैं, जो डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, उनकी तुलना हम करें तो हमारा जो पेनिट्रेशन है फाइनेंशियल एसेट्स में वो अभी तक काफ़ी कम था। हाँ जी, हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर रिसेंट हिस्ट्री देखें तो हमारे रेगुलेटर्स ने इतना अच्छा काम किया है कि आज हमें T+0 भी सेटलमेंट में इक्विटी का पैसा मिल जाता है। मुझे याद है 20 साल 30 साल पहले जब हम स्टॉक बेचते थे, वी वर एट द मर्सी ऑफ द स्टॉक ब्रोकर की पैसा 30 दिन बाद आ रहा है, 2 महीने बाद आ रहा है। आज हमारे वॉल्यूम्स फ्यूचर्स ऑप्शंस में या कैश मार्केट्स में we are comparable to any other markets in the world in terms of the velocity of trade or the volumes. ये इसलिए पॉसिबल हुआ है बिकॉज हमारे मार्केट रेगुलेटर्स ने जो सिस्टम बनाया है एक्सचेंजेस का, पेमेंट सिस्टम्स, दे आर सम ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स। द मार्जिनिंग सिस्टम, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। सो वी हैव बिकम अ वेरी सेफ मार्केट एज फार एज द स्ट्रक्चर इज कंसर्न। सेकेंडली क्या हुआ, इससे क्या हुआ है कि investors are now finding it easy to invest in markets without the worry of market failures. दूसरा क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी हैज मेड अ बिग इम्पैक्ट। आज हम बात कर रहे हैं, मैंने देखा है लोगों को बात करते करते म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया थ्रू अ ऐप, राइट, या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर दिया। बिल्कुल ऐसे। आज जो पेपर जो ट्रांजैक्शंस होते थे उनकी मात्रा बहुत कम हो गई है। राइट, ease of transacting, ease of investing has made a big difference. जो सेबी ने एम्फी के थ्रू एम्फी ने काम किया है, म्यूचुअल फंड है सही कैंपेन, इससे बहुत अवेयरनेस आई है। There have been celebrity endorsements, lot of people, we have been able to reach a lot of new investors. लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो हमारे जो डीमैट अकाउंट हैं या जो लोग
ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं या OTT प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, उनकी मात्रा में जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनकी मात्रा अभी भी बहुत कम है। राइट। तो ये जो मेगा ट्रेंड है ये इट विल गैदर पेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। 10-15 सालों तक मेरे ख्याल से ये ग्रो होता रहेगा और जो नंबर्स हैं वो मार्केट वॉचर्स को अमेज करते रहेंगे कि कितना पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड्स में और इक्विटी मार्केट्स में। राइट। ये इससे क्या होता है कि मार्केट वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, वैल्यूएशंस स्टेबल हो जाते हैं, कई बार डिपेंडिंग ऑन ग्रोथ, डिपेंडिंग ऑन ग्लोबल लिक्विडिटी वैल्यूएशंस ऊपर नीचे जाते रहेंगे, बट जो एक अननेसेसरी वॉलेटिलिटी है वो कम हो गई है। और म्यूचुअल फंड्स के पास आज काफ़ी कैश है, मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं जो करेक्शन पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये एक मार्केट का हेल्दी ग्रोथ है and this is a step towards becoming a developed markets. In the future, whether India becomes a developed market or not, our financial markets are becoming developed, are developing faster and faster. And I think this trend will continue for the next 15-20 years. Sandeep, now this is very exciting now. Opportunities hai short term, long term. Let's talk about long term. There's a huge scope of regular investments and stuff. आप इंकरेज करते हैं SIPs एंड रिटेल भी बहुत खुश है। माई क्वेश्चन टू यू इज़, अगर हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स को साइड में रख के अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लमसम इन्वेस्ट कर देना चाहिए स्मॉल कैप में एट दिस टाइम? तो तुम्हारा क्वेश्चन ये है ज्योति कि हमें स्मॉल कैप में लमसम इन्वेस्ट कर देना चाहिए या SIP के थ्रू या STP के थ्रू जो आप कहते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान उसके थ्रू करना चाहिए? यस। देखिए, इसका कोई बहुत इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिलता हूँ और मैंने उनकी जो एक पद्धति देखी है विच इज़ ओके। आई थिंक आपके पास अगर 100 रुपये हैं जो आप डालना चाहते हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तुरंत डाल दें या उसको हम फेज आउट करें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो आई थिंक व्हाट वन शुड डू इज प्योरली फ्रॉम अ सेटिस्फैक्ट्री मन को तसल्ली देने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप आधा अभी डाल दीजिए और आधे आप 3 से 6 महीने के अंदर फोर्टनाइटली, वीकली या मंथली आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं। अच्छा। तो इससे क्या होगा कि अगर मार्केट गिरता भी है तो आपको शायद थोड़ा फायदा मिल सकता है उसका। आपकी जो एंट्री पॉइंट है वो शायद एक बेटर वैल्यूएशन पे होगी। लेकिन आई थिंक द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि आप कितने साल तक बने रहना चाहते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 से 10 साल है तो आप अभी घुसे या आपने 5% नीचे इन्वेस्ट किया या 10% नीचे इन्वेस्ट किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं आएगा आपके रिटर्न्स पे। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मन की तसल्ली के लिए हम कह सकते हैं कि हमने स्प्रेड आउट किया है। देखिए, आप अगर SIP कर रहे हैं तो वो तो एक रिकरिंग इन्वेस्टमेंट हो गया जो आप नेक्स्ट 10 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, आपकी जो भी आमदनी है उससे आप एक पैसा निकाल के डालते रहेंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपके पास एक पैसा है, लेट्स से आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपका व्यू है आप 5 से 10 साल तक बने रहेंगे, तो ये कोई नहीं बोल सकता है कि आज एक साथ में इन्वेस्ट करें कि इसको स्प्रेड करें। आपको मन की तसल्ली के लिए आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं कि आपने अच्छा डिसीजन लिया है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट ऊपर जा रहे हैं, आप जो बाद में इन्वेस्ट करते हैं वो शायद हायर वैल्यू पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन मन में तसल्ली हो रही है। आप मेरे ख्याल से या तो आप 100% अभी इन्वेस्ट कर दीजिए या 50% अभी कीजिए और नेक्स्ट 3-4 महीने पे इन्वेस्ट कर दीजिए। राइट, आई थिंक ब्रिलियंट। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली you should remain invested for 5 to 10 years. That is the focus that you should have. Right. And your entry point is not that important. Perfect. You heard him, you heard Sandeep on this bit because ये बहुत common question रहता है और हम सब इसमें से गुजरे हैं। बट आपने एक बहुत अच्छी बात की, इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म कॉम्बिनेशन तो बहुत ही बढ़िया है। एक इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट्स में। दूसरा, आई थिंक डिसिप्लिन इन्वेस्टर भी बहुत ज़रूरी है। सो एक बाकी तो अपनी तसल्ली के लिए जैसे आपने कहा कि लमसम डाल दो या कर दो, देयर इज़ नेवर अ राइट एंट्री पॉइंट फॉर द मार्केट्स। बट थैंक यू फॉर दैट इनसाइट संदीप। संदीप, आप डबल हैट पहनते हैं, आप एक बोर्ड मेंबर हैं एमफी के।
आप मुझे आप ये बता सकते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मस्ट बी फेसिंग। हमने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, हमने इन्वेस्टर्स को सामने रख के, डिस्ट्रीब्यूटर्स को सामने रख के उनके लिए हमने ये पूरी डिस्कशन की है कि क्या अपॉर्चुनिटी है, हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। पर अगर हम जूम आउट करें और एक एसेट मैनेजमेंट का व्यू लें, आप वुड यू लाइक टू शेयर सम चैलेंजेस फेस्ड बाय द म्यूचुअल देखिए फंड इंडस्ट्री? मार्केट में क्या हुआ है लास्ट 2-3 सालों में, रिटर्न्स बहुत अच्छे आए हैं। जी। तो एक चैलेंज ये है कि इन्वेस्टर्स के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मैनेज करना। मैं जब डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता हूँ तो हम सब ये मानते हैं, हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर या फंड मैनेजर से ज़्यादा बुलिश और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और ज़्यादा अग्रेसिव अभी इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स हैं। तो इन्वेस्टर्स में एक तरह का फोमो भी हो गया है कि रिटर्न्स आ रहे हैं और मैं सफिशिएंटली इन्वेस्टेड नहीं हूँ। आई थिंक वो एक एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और ये एज फंड मैनेजर्स वी कांट डू मच, हमारा काम है इन्वेस्ट करना। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हें ये काफ़ी तकलीफ हो रही है कि इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया है। राइट। हर साल 50% का रिटर्न नहीं आ सकता। ये हो सकता है कि लास्ट कैलेंडर ईयर में जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें 50% रिटर्न आया हो। ये भी हो सकता है कि लास्ट 7-8 महीने में इस कैलेंडर ईयर में स्मॉल कैप का 30% का रिटर्न आया है। तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं कि भाई कंपनियां ग्रो अच्छी कर रही हैं, लिक्विडिटी ज़्यादा है मार्केट में, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। आज हमें समझना चाहिए कि इन्फ्लेशन अगर 5% पे है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, वो अगर 5% पे है तो आपको 3%, 2 से 3% रियल रिटर्न मिलेगा आपको उसके ऊपर फिक्स्ड इनकम। जो 8 से 10% आपको रिटर्न मिल गया फिक्स्ड इनकम, उससे थोड़ा आप रिस्क ले रहे हैं इक्विटी में जहाँ अनसर्टेनिटी है। तो 12 से 15% ऐसा हम मानते हैं कि इक्विटी में अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी चलती रहे, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी और साइज बढ़ती रहे, तो वो आना चाहिए। इक्विटीज में हमने देखा है कि लंप सम में रिटर्न्स आते हैं, रिटर्न्स आर लंप टुगेदर। कुछ सालों में रिटर्न बहुत अच्छे आते हैं, कुछ सालों में इतने अच्छे रिटर्न नहीं आते। राइट। तो वन शुड थिंक, इन्वेस्टर शुड थिंक कि म्यूचुअल फंड्स में जो रिटर्न आ रहे हैं ये ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए आते रहेंगे। तो ये एक समझना, एक मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। ये एक चैलेंज है हमें हमारे सामने, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, ये अच्छा चैलेंज है। रिटर्न्स अच्छे आ गए हैं, इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व। दूसरा एक बड़ा चैलेंज है हमारी इंडस्ट्री के सामने कि कैसे हम नए इन्वेस्टर्स को हमारी इस जर्नी में शामिल करें। राइट। हाउ टू ऑनबोर्ड न्यू इन्वेस्टर्स, how to make mutual funds more popular, how to make them understand that staying invested for a long period of time is very important. Right. So I think making investments in mutual funds more popular compared to insurance products, banking products, or I think वो बहुत जरूरी है। So investor education, I think investor involvement, नए इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करना टू मेक श्योर कि उनकी जर्नी हमारे साथ अच्छी रहे एज एन इंडस्ट्री, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम द रेगुलेटरी साइड आई थिंक वी हैव डन अ लॉट। सो दे बहुत सारी हम चीज़ें अभी कर रहे हैं टू मैनेज द रिस्क, जिससे हमारी जो काम करने का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और काफ़ी सारे इनबिल्ट रिस्क मैनेजमेंट हमने किया है। So it's a very safe place to be in as far as mutual funds investments are concerned. Sure. Returns can vary, and we hope that over the next few years हम investors को ये जागरूक कर सके कि past returns are not indicators of future returns. So I think ये एक बहुत जरूरी चैलेंज है। Right. तो थैंक यू संदीप हमारे साथ शेयर करने के लिए ये इनसाइट। और आपने बिल्कुल स्पॉट ऑन बताया है कि फंड मैनेजर से ज़्यादा एक्साइटेड एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर हो रखा है, बिकॉज सच काइंड ऑफ रिटर्न्स वी हैव नॉट विटनेस्ड इन दिस टाइम। बट एज यू हर्ड संदीप लाउड एंड क्लियर विदाउट एनी मिंसिंग एनी वर्ड कि need to be rational about your expectations from market. Please do your thorough research before investing. And there are a lot of avenues of investments within the small cap universe. But today we are discussing with Sandeep Bagla, CEO of Trust Mutual Fund,
what isn't to be in the equity space and doing so well. Sandeep, one of the other question, of course, you are a multi-experienced personality of the asset management space. Equity की हम बात कर रहे हैं, but आपका one of the other love is debt. Debt पे बताइए क्या लगता है? We had Fed cuts. If you can share some macro outlooks on debt, what to expect from debt investments. तो ज्योति, सबसे पहले तो मैं अगर हम सेंट्रल बैंक्स की बात करें तो सेंट्रल बैंक्स ने ना बहुत पैसा छापा है लास्ट 15-20 साल में. टू गिव यू एन एग्जांपल, जो G4 सेंट्रल बैंक्स हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ECB, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, Yep. बैंक ऑफ जापान एंड US फेड, फेडरल रिजर्व, इन लोगों की चारों की बैलेंस शीट साइज जो थी वो $3 ट्रिलियन थी 2007 में. इतना पैसा इन लोगों ने छोड़ा था. उसके बाद जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, उसके बाद टेपर टेंट्रम हुआ, उसके बाद कोविड आया, सेंट्रल बैंक्स ने पैसा छापते ही गए हैं. Right. वो बैलेंस शीट बढ़ के $3 ट्रिलियन से कंबाइंड बैलेंस शीट बढ़ के $26 ट्रिलियन हो गई. Massive. इतनी ग्रोथ जीडीपी में नहीं हुई है, रियल आउटपुट में नहीं हुई है. इसका सारा का सारा फायदा या काफी हद का फायदा इसका हुआ है फाइनेंशियल एसेट्स में. जो प्राइसिंग है, जो प्राइस इक्विटी रेशियो है, कंपनीज को फायदा हुआ है, एसेट्स प्राइसेस में बढ़े हैं, क्रिप्टो करेंसीज को फायदा हुआ है, फिक्स्ड इनकम को भी थोड़ा फायदा हुआ है. ये इतना जो पैसा छापा सेंट्रल बैंक्स ने, वो 26 ट्रिलियन घट के अभी $20 ट्रिलियन के आसपास आ गई है. लेकिन इससे फाइनेंशियल मार्केट्स को बहुत फायदा हुआ है. और इतना पैसा लास्ट 100 साल 200 साल की हिस्ट्री में कभी सेंट्रल बैंक्स ने मार्केट में छोड़ा नहीं था. इसका इसका प्रॉब्लम होती है इतने पैसे छापने से, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है. जो हमने देखा 2020 के बाद, जब US गवर्नमेंट ने फिस्कल स्पेंडिंग की, लोगों को डायरेक्ट अकाउंट में पैसा दिया, लोगों के हाथ में पैसा आया तो इन्फ्लेशन ऊपर चला गया. तो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन एक ऐसा जिन है जो बॉटल से बाहर निकल चुका है. अब सेंट्रल बैंक्स को लग रहा है कि वो धीरे धीरे इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा. अभी 3% है तो US को लग रहा है वो 2% हो जाएगा. इंडिया में 4.5% के आसपास इन्फ्लेशन की हमें उम्मीद है, 4 से 4.5 के बीच में. सो आई जस्ट होप कि सेंट्रल बैंक्स आर एबल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, बिकॉज वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रिंटिंग सो मच मनी इज इन्फ्लेशन. एंड अगर इन्फ्लेशन एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये मार्केट्स के लिए, जनता जनार्दन के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, किसी के लिए अच्छा नहीं. Right. That is one big problem which is potential. It's a danger. ये शायद अभी 1-2 साल में ना हो, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. अभी का जो नरेशन है, नरेटिव है, वो ये कहता है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आएगा. सेंट्रल बैंक्स ने जो रेट्स बढ़ा के रखी थी, जो अब नॉर्मल रेट्स थे, उसको अब थोड़ा वो रेगुलराइज कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेट काटेंगे, रेट्स को इन्फ्लेशन के नीचे लेके आएंगे, वैसा भी हमें उम्मीद नहीं है. Right. So this should be viewed कि rates are getting normalized because inflation is comforting. अभी इन्फ्लेशन हमें लगता है कि धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा, सेंट्रल बैंक का जो कंफर्ट लेवल है वहाँ आ जाएगा, इसलिए रेट्स अब नॉर्मलाइज हो रहे हैं. It should not be seen as a rate cutting cycle which is going to be very deep. जो हम कहते हैं शैलो रेट कटिंग साइकिल है, US ने स्टार्ट कर दी है, यूरोपियंस ने स्टार्ट कर दिया है, इंडिया में भी स्टार्ट हो जाएगा. होपफुली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिसंबर फरवरी में यहाँ भी थोड़े रेट नॉर्मलाइज होंगे. बट हमें बहुत लो रेट्स की उम्मीद नहीं है. इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, तब रेट थोड़े नीचे आएंगे. हो सकता है 1-2 साल बाद अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाए तो वापस रेट हाइकिंग साइकिल शुरू हो जाए. Perfect. Thank you for this insight that puts a lot of things in perspective, and especially so these things are connected. Markets are connected to each other, so debt will always be looked for indicators for the investors in the equity market. One of the last questions जो मुझे ये था कि संदीप से मिल रहे हो तो एक जरूर पूछना कि इन आने वाले 5 सालों में हम स्मॉल कैप्स पे जो हम, बिकॉज देर इज़ ट्रिमेंडस इंटरेस्ट अब बिकॉज ऑफ एजुकेशन डन, और आपके जैसे NFOs आएंगे तो इन्वेस्टर अवेयरनेस और ही बढ़ेगी, बिकॉज आप लोग रोड शो पे जाते हो, इतना एजुकेट करते हो. द फ्यूचर फॉरवर्ड ऑफ स्मॉल कैप
ऐसे 3 indicators अगर आप दे सकें कि जो establish करता है कि yes for the next 5 years it's the small cap truly will be the big. Is it the number of companies that will go and get upgraded to the next level of classifying as mid cap? Is that will be the seen as or a large cap? देखिए द वे अगर डेफिनेशन चेंज नहीं करते हैं हम तो 250 कंपनियां रहेंगी लार्ज और मिड कैप्स, हाँ राइट। हमने देखा है कि आज से 10 साल पहले का हम कंपेयर करें तो करीब 3 स्मॉल कैप कंपनीज लार्ज कैप बन गई थी राइट और उनका आई थिंक 43 टाइम्स हो गया था प्राइस। जो अपॉर्चुनिटीज है वो स्मॉल कैप में ही है। राइट आप अगर एक कंपनी की लाइफ साइकिल देखते हैं तो सबसे स्टीप ग्रोथ, सबसे ज्यादा ग्रोथ जब वो स्मॉल मिड कैप में होते हैं तभी होता है, उनका ग्रोथ सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वही होता है। तो आपको ऐसा फंड मैनेजर चाहिए जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज चुने, देखे आए और उसमें इन्वेस्ट करे और टाइम टू टाइम प्रॉफिट भी बुक कर दे। राइट तो आपको वो देखना है। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। स्मॉल कैप का मैंने जैसे कहा कि वो डेफिनेशन जो है वो एक मिसनोमर है। स्मॉल कैप इज नॉट ओनली स्मॉल कैप। स्मॉल कैप शुड बी बेटर डिफाइंड एज नॉन लार्ज एंड नॉन मिड कैप। वेल सेड। जो टॉप 250 कंपनीज को छोड़ के हैं वो सब स्मॉल कैप है। बहुत सारी स्मॉल कैप्स विल कंटिन्यू टू सी वेरी हाई ग्रोथ। अब मार्केट वैल्यूएशन कितना बढ़ेगा वो कोई कह नहीं सकता है और ये एक आर्टिफिशियल कैटेगराइजेशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टॉक्स लार्ज एंड मिड कैप, उसके बाद सब स्मॉल कैप्स हैं। नई अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, इसमें नए सेक्टर्स खुलेंगे, नई कंपनीज लिस्ट होगी। बहुत सारी ऐसी थीम्स हैं जिसको आप केवल स्मॉल कैप्स के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्मॉल कैप्स एक एवरग्रीन कैटेगरी है। इट शुड नॉट बी लुक्ड एज ए टैक्टिकल एक्सपोजर। आप बहुत बड़े स्मॉल कैप फंड की कुछ कंपल्शंस होते हैं, उसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो आप उसको एक अलग कैटेगरी समझिए। जो छोटे स्मॉल कैप फंड्स हैं उसको आप एक अलग कैटेगरी समझिए बिकॉज वो एक छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। राइट तो आई थिंक स्मॉल कैप्स एंड स्मॉल कैप्स शुड बी लुक्ड एट सेपरेट एंड विच इज़ वाई दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रस्ट एमएफ स्मॉल कैप फंड जो एक डाइवर्सिफाइड फंड है, जो किसी सेक्टर में सीमित नहीं है, अलग अलग सेक्टर्स के इमर्जिंग लीडर्स में इन्वेस्ट कर सकता है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन्वेस्टर्स की। Fantastic. You heard it from Sandeep about the NFO which is coming on 11th, will be there till 25th of October. This NFO is of the fund which is open-ended, focused on small cap universe and how vibrant this small cap universe will be. You have heard this in this interview. Thanks for listening to this interview. Thank you, Sandeep, for a wonderful, evergreen, candid conversation. I hope you enjoyed the interview too. Thank you. Thank you. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.